हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप बहुत कॉमनली जानते हैं आईवीएफ के नाम से। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, जो बेबी आईवीएफ के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। या तो आईवीएफ, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एक टाइप की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होती है जिसमें एग और स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी जो है वो फर्टिलाइज कराया जाता है। ठीक है, और ये एक मेथड है जिसमें उनके लिए जो इनफर्टाइल है, कहीं ना कहीं चाहे मेल पार्टनर का है चाहे फीमेल पार्टनर का है, और प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वहाँ पर हो सकते हैं। इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप को फॉलो करते हुए जो है एक इफ़ेक्टिव जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। चिल्ड्रन जब बॉर्न होते हैं थ्रू आईवीएफ के, उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब सिचुएशन वेरी करती है कि आईवीएफ में क्या यूज़ हो रहा है। जैसे एग और स्पर्म सेम कपल के हो सकते हैं, या पार्टनर का स्पर्म हो सकता है, एग जो है डोनेटेड हो सकता है, या डोनर का एग हो सकता है और पार्टनर का स्पर्म हो सकता है। पार्टनर का स्पर्म एग हो सकता है, डोनर का स्पर्म हो सकता है, या दोनों डोनर हो सकते हैं। एग भी डोनर से लेते हैं, स्पर्म भी डोनर से लेते हैं, और या फिर एम्ब्रियो जो है वो डोनेटेड एम्ब्रियो जो है वो ले लिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं कि एग कहाँ से लिया गया है या स्पर्म जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से एक आईवीएफ का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। आईवीएफ का जो मेन पर्पज़ है वो है कि जहाँ पर इनफर्टिलिटी इशू देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बोथ पार्टनर में हैं या सिंगल पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है, या उन लोगों के लिए है जिन्होंने अदर टेक्नोलॉजी यूज़ की, अदर मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किए, लेकिन उनमें कहीं सक्सेस नहीं मिली, तो वो जो है आईवीएफ की तरफ जो है वो ट्राई करते हैं। या फीमेल जो है उसकी एज जो है एडवांस एज हो चुकी है, ओल्ड एज में पहुंच गए हैं। ठीक है, या फिर आईवीएफ जो है उनके लिए भी एक ऑप्शन है, जो कि सेम सेक्स होमोसेक्सुअल जो कपल्स हैं उनके लिए, या ऐसे भी आजकल जो है पर्सन्स होते हैं जो बेबी को जो है वो चाहते हैं विदाउट पार्टनर। ठीक है, तो आईवीएफ का जो ऑप्शन है उसमें अप्लाई हो सकता है कि अगर किसी भी पार्टनर के, जैसे फीमेल के अंदर ब्लॉक या डैमेज फ्लोपियन ट्यूब है, या उसके यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल रहा है, या मेल के अंदर जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, या और कोई स्पर्म इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। फीमेल के अंदर जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है, या अदर ओवरी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण ओवुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो है नहीं हो पा रहा है। यूट्राइन के अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, यूट्रस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, यूट्रस से रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर है इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, रिस्क है जेनेटिक डिजीज़ या डिसऑर्डर पास होने का, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए द्वारा जो है उसके रिप्लेसमेंट के द्वारा जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जो एग डोनर हैं उनको यूज़ करना हो, या फिर जो गेस्टेशनल सरोगेट जो है वो यूज़ करने हो, तो उस केस में भी आईवीएफ जो है वो यूज़ की जा सकती है। इसकी शुरुआत कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे है, इसको जो इनिशियल प्रिपरेशन की जाती है कि कोई भी आईवीएफ की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उस साइकिल में शुरू होने से पहले ये देखा जाता है कि
उसमें एग कहाँ से लिए गए हैं, स्पर्म कहाँ से लिए गए हैं, तो उसके लिए बोथ पार्टनर को स्क्रीनिंग से होकर गुजरना पड़ता है कि उनके ओवरी, फीमेल के अंदर देखते हैं कि ओवरी रिजर्व टेस्टिंग की जाती है कि उसकी ओवरी में कितने ओव्यूल हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, चाहे वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एस्ट्रोडायोल है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है ब्लड के अंदर, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले जो है ये टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है ओवरी का, और जिससे एग्जैक्ट कंडीशन पता चलती है ओवरी की। और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ओवरी जो है, अगर हार्मोन का मेडिकेशन देते हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशन देते हैं, तो उसको कैसे रिस्पोंड करती है। दूसरा, मेल के अंदर देखा जाता है कि उनके सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कितने स्पर्म है, उनकी कंडीशन कैसी है। और ये तब किया जाता है अगर पहले नहीं हुआ, ऐसी कोई स्क्रीनिंग जो है वो पहले नहीं हुई है। बोथ पार्टनर को स्क्रीन किया जाता है कि कोई सेक्सुअली जो डिजीज़ होती हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, HIV लाइक। उसके बाद एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके देखा जाता है और देखा जाता है कि यूट्रस की डेप्थ कितनी है और कौन सी टेक्निक है जो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने में हमें यूज़ करनी है। क्योंकि अगर कोई भी टेक्निक जो है, सपोज करो एक टेक्निक यूज़ की, चाहे वो एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र के लिए, वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है, तो ये एक मॉक टेस्ट से करते हैं कि प्रैक्टिस की जाती है कि हाँ, ये वाली टेक्निक इनके ऊपर जो है वो फिट रहेगी या सक्सेसफुल रहेगी और रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। तो ये सब जो है प्रैक्टिस एम्ब्रियो ट्रांसफर में की करके देखा जाता है। यूट्राइन जो एग्ज़ाम किया जाता है, यूट्रस की इनसाइड का, उसकी लाइनिंग का, ठीक है, जो कि IVF से पहले शुरू होता है, उसमें एक तो होता है सोनोहिस्टेरोग्राफी की जाती है, जिसमें फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है सर्विक्स से होकर यूट्रस के अंदर, और उसमें फिर एक अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स जाती हैं और एक इमेज बन जाती है यूट्रस की, पूरी उसकी कैविटी की, उसकी वॉल की। दूसरा हिस्टेरोस्कोपी होती है, जिसमें एक थिन फ्लेक्सिबल जो लाइटेड टेलीस्कोप जो है वो यूट्रस के अंदर जो है पहुंचाया जाता है थ्रू वजाइना एंड सर्विक्स, और वहाँ से भी यूट्रस की इमेज जो है वो बनती है और एग्जैक्ट यूट्रस की क्या कंडीशन है वो पता चल जाती है। और वो ये सब प्रिपरेशन जो है IVF की जो साइकिल है उसको शुरू होने से पहले की जाती है। चाहे ओवरी की कंडीशन देखी जाती है, सीमेन की क्वालिटी देखी जाती है और यूट्रस की फंक्शनिंग देखी जाती है कि यूट्रस की स्टेटस क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो कि पहली IVF के शुरू होने से पहले की जाती हैं। अब है प्रोसीजर। पूरा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला, ओवुलेशन इंडक्शन, ये ध्यान रखना है, ओवुलेशन इंडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओवुलेशन वो प्रोसेस जिसमें ओव्यूल जो है रिलीज़ होता है, ठीक है, वो रिलीज़ होकर जो है वो 24 आवर के बीच में जो है उसको फर्टिलाइज़ करना होता है। तो ओवुलेशन के लिए अब ओवरी की स्क्रीनिंग हुई, ठीक है, ये पता चल गया कि ओवरी की कंडीशन कैसी है, उसमें ओव्यूल के नंबर कितने हैं, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी सब देखा जाता है। उसके बाद जो है ओवुलेशन इंडक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्या होता है कि जो ओवरी को हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया जाता है कि वो मल्टीपल एग रिलीज़ करे एट ए टाइम, क्योंकि हम जानते हैं पर मंथ एक जो है एग रिलीज़ होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। लेकिन क्योंकि अब ये टेक्निक जो है बाहर यूज़ की जानी है, तो इसमें बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि एग जो है डैमेज भी हो सकता है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो, कोई भी सिचुएशन जो है सामने आ सकती है। तो मल्टीपल
जो एग प्रोड्यूस करने के लिए ओव्यूल को इंडक्शन दिया जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती हैं, जैसे मेडिकेशन फॉर ओवेरियन स्टिमुलेशन जो ओवरी को स्टिमुलेट करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रहता है और दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसके कारण ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो मोर देन वन एग जो है वो प्रोड्यूस करे। दूसरा, oocyte की मैचुरेशन के लिए मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें फॉलिकल को रेडी किया जाता है कि अब वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार है, ठीक है। और एग को रिट्राइव करना, उसी समय एग को जो है वो बाहर निकाला जाता है, रिट्राइव कर लिया जाता है। ये 8 to 14 डेज के बाद होता है ट्रीटमेंट के, हाँ, जो मेडिकेशन दी जाती है उसके इतने दिन बाद होता है, जिसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या अदर मेडिसिन जो है वो एग की मैचुरेशन में हेल्प करती हैं। इसी तरह मेडिकेशन दी जाती हैं कि प्री मैच्योर ओवुलेशन ना हो, कि आप एक मान के चल रहे हो कि इतने दिन बाद ओवुलेशन होगी, इस पर्टिकुलर डे होगी, हो सकता है कि हार्मोनल इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो पहले ही हो जाए, तो पहले हो जाएगी तो वो भी वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी हो जाएगा। मेडिकेशन जो है वो दी जाती हैं यूट्रस को की लाइनिंग को भी प्रिपेयर करने की, कि उसकी लाइनिंग में थिकनेस आए, ठीक है। जैसे ही एग रिट्राइव किया जाता है या एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट जो है वो, अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जिस दिन एग को रिट्राइव किया जाता है, ठीक है, उस दिन प्रोजेस्टेरोन का स्टिमुलेशन दिया जाता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए, या जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा उस दिन भी सप्लीमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो है इम्प्लांटेशन के लिए रिसेप्टिव बना देती है उस एंडोमेट्रियम को। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो यूटेराइन वॉल होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है वो रिसेप्टिव होती है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इम्प्लांटेशन होता है। तो ये भी हार्मोनल कंट्रोल जो है मेडिकेशन जो है दी जाती हैं, जो कि डिफरेंट स्टेप में हेल्प करती है। अगर प्रोसीजर को आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, पहले हैं स्टिमुलेशन, ओवरी का स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, मेडिकेशन दी जाती है, मोर देन एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर एग को जो है रिट्राइव कर लिया जाता है द डे ऑफ ओवुलेशन, फिर सीमन की एनालिसिस की जाती है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब, फिर एम्ब्रियो बन जाता है टेस्ट ट्यूब में, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस के अंदर, और फिर जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस मेडिसिन को कब लेना है और कितना लेना है, ठीक है। तो ये सब जो है अंडर एक जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अंडर जो है की निगरानी में जो है वो होता है। देयर इज़ ए नीड ऑफ 2 वीक ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन, ठीक है। इससे पहले कि एग जो है वो रेडी हो, उसको जो है ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है वो दिया जाता है, और ये डिटरमाइन करता है कि एग जो है कब कलेक्शन के लिए रेडी होगा। पहला वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक इमेजिंग एग्ज़ाम होता है ओवरी का, और मॉनिटर में पिक्चर आ जाती है कि फॉलिकल जो है किस स्टेज में है, डेवलपमेंट की किस स्टेज में है, और वो कब तक मैच्योर हो जाएंगे। तो वजाइनल अल्ट्रासाउंड हमने पढ़ा था जब टेक्निक्स पढ़ी थी, तो उसमें वजाइना के थ्रू जो है ओवरी के अंदर जो है एक नीडल भेजी जाती है, और वो नीडल से जो है वहाँ पर एक ओवरी के डिफरेंट स्टेजेस की जो है पिक्चर आ जाती है, और फिर ये देखा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर फॉलिकल जो है मैच्योर हो चुका है और वहाँ से एग को रिट्राइव करना है। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और ये टेस्ट जो है वो मेज़र करते हैं कि कितना ओवेरियन स्टिमुलेशन मेडिकेशन में चाहे एस्ट्रोजन का लेवल है,
ठीक है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन बढ़ता है फॉलिकल की डेवलपमेंट जो है वो तेज होती है। और जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, जब हाईएस्ट लेवल पर एस्ट्रोजन पहुंच जाता है उस समय ओवुलेशन होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आईवीएफ साइकिल जो है कई बार जो है कैंसिल भी करनी पड़ सकती है एग को रिट्राइव करने से पहले। और वो रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फॉलिकल जो हैं वो एडिक्वेट नहीं है, कि इतने नहीं है कि वहाँ से एग जो है वो रिट्राइव किया जा सके, या प्री मैच्योर ओवुलेशन हो गई है कि वहाँ पर अब कोई मैच्योर फॉलिकल ही नहीं बचा है, या टू मैनी फॉलिकल जो है एक साथ डेवलप हो गए हैं, और जिसके कारण हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है ओवरी के अंदर हो जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे फॉलिकल जो हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम में जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, मतलब कि ओवर में एक्सेस में जो है वो हो जाते हैं, जिसको कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, अदर मेडिकल इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर साइकिल कैंसिल होती है तो क्या होता है, उस केस में जो है जो मेडिकेशन दी गई थी उनको चेंज किया जा सकता है, या उनकी डोज को जो है वो चेंज किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में जो आईवीएफ की नई साइकिल जब शुरू होगी तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो ना आए। या फिर ये देखा जाता है कि कहीं भी फॉलिकल जो है मैच्योर नहीं हो रहा है, मेडिकेशन दे दी, उनकी डोज भी चेंज करके देख ली, तो उस समय ऐसा भी कह सकते हैं कि डोनर एग जो है उसके लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये ओवेरियन स्टिमुलेशन दिया जाता है हार्मोन थेरेपी के द्वारा। उसके बाद जो है ये देने के बाद जो है ये एग जो है पिकअप किया जाता है, ये अल्ट्रासाउंड कंट्रोलर होता है, और ये नीडल जो है वजाइना से होती हुई इस ओवरी के अंदर डाली जाती है। ओवरी से देखिए फिर जो है एग जो है वो टेस्ट ट्यूब में ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वैक्यूम पंप के द्वारा जो है एग को लेकर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। फिर उसमें स्पर्म डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से होकर जो है एम्ब्रियो बनता है, और उस एम्ब्रियो को जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैच्योर हो गए, हमें पता चल गया कौन सा फॉलिकल जो है मैच्योर हो गया और कहाँ कहाँ से एग जो है रिट्राइव करना है, और ये 32 से 36 आवर के बीच में होता है। हम जब फाइनल इंजेक्शन देते हैं मेडिकेशन का, ठीक है, उसके बाद या ओवुलेशन से पहले जो है ये प्रोसेस जो है वो रिट्राइवल का शुरू हो जाता है। जब एग को रिट्राइव किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, कुछ पेन मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि नीडल जो है वो बाई ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो वजाइना को क्रॉस करके ऐसे ओवरी तक जो है वो ले जाया जाता है, जो कि हाईली पेनफुल रहता है। ठीक है, तो ट्रांस वजाइनल जो अल्ट्रासाउंड है वो यूज़ करते हैं रिट्राइवल मेथड के अंदर। तो अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है वो इंसर्ट किया जाता है वजाइना में, और वजाइना से होते हुए ओवरी के अंदर, और आइडेंटिफाई कर लिया जाता है फॉलिकल्स को। थिन नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है वजाइना के अंदर और इनटू द फॉलिकल, और फिर जो है एग को जो है वो सक कर लिया जाता है। इफ़ ओवरी नॉट एसेसिबल है, उसको हमने ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में देख लिया, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान जो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होते हैं। ठीक है, तो एग जो है वो रिमूव किए फॉलिकल से, और को नीडल के साथ जो है एक संकन डिवाइस जुड़ा हुआ होता है, और ये सक्शन डिवाइस जो है वो एग को जो है पुल कर लेता है अपनी तरफ, और मल्टीपल एग जो है वो रिमूव किए जाते हैं, और इसमें अबाउट 20 मिनट का टाइम जो है वो लग जाता है। जब एग रिट्राइव हो जाते हैं, आफ्टर एग रिट्राइव होने के बाद जो है जो पेशेंट है उसको फुलनेस की फीलिंग, जैसे पेट भरा हुआ है या प्रेशर फील करता है एब्डोमेन रीजन के अंदर,
क्रैमिंग हो सकती है, थोड़ा पेन हो सकता है, तो क्रैम्पिंग भी देखने को मिल सकती है। मैच्योर एग जो है उनको फिर क्या करते हैं, न्यूट्रेटिव फ्लूइड के अंदर रख देते हैं, कल्चर मीडिया के अंदर रख लेते हैं और उसको इंक्यूबेट कर लिया जाता है। एग जब अपीयर होने लगते हैं कि अब वो हेल्दी हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उनको स्पर्म के साथ जो है मिक्स कर दिया जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी एग जो हैं वो फर्टिलाइज ना हो, कुछ एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ मैंने बताया था तभी हम मल्टीपल एग्स लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनको जो है वो फ्रोज़न कर लिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इस तरह का आप देखिए अल्ट्रासाउंड रहता है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है जिसको वजाइना के अंदर डाल दिया जाता है और इसके साथ ये नीडल है जो कि फॉलिकल को चेक करती है और ये नीडल जो है वजाइनल वॉल और फॉलिकल में एंटर करती है और फिर एग को रिट्राइव कर लेती है। यहाँ पर इस तरह से ये एग है, ये नीडल है, ये इसको जो है संक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो रिट्राइव कर लेती है, ले जाती है। अब स्पर्म की रिट्राइवल, स्पर्म जो है हो सकता है पार्टनर का भी हो सकता है या डोनर का भी हो सकता है, द केस डिफर कर सकता है सिचुएशन पर, ठीक है। वो उसी दिन किया जाता है जिस दिन एग रिट्राइवल किया जाता है। सीमन के सैंपल को भी कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें नॉर्मल मास्टरबेशन प्रोसेस के द्वारा हो सकता है या टेस्टिकुलर एस्पायरेशन भी नीडल के द्वारा या सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो है स्पर्म को जो है रिट्राइव कर लिया जाता है फ्रॉम द एपिडाइडमस। स्पर्म को सेपरेट किया जाता है और सीमन फ्लूइड को वही टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है। इंसेमिनेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है उसमें कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हेल्दी स्पर्म और मैच्योर एग को जो है मिक्स कर दिया जाए, इंक्यूबेट कर देते हैं ओवरनाइट, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये हमने पढ़ा था, जिसमें क्या है एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है एक मैच्योर एग के अंदर। ये वाला इस तरह से एक ये एग है, इसके अंदर स्पर्म जो है डायरेक्टली जो है वो डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद असिस्टेड हैचिंग टेक्निक होती है, जिसमें अगर तुम्हें ध्यान हो जब हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन से पहले जो है वो हैचिंग होती है, जिसमें जोना पेलोसिडा जो है वो ब्रेक होकर बाहर निकल जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन के बाद एम्ब्रियो जो है हैच होता है, उसकी जो जोना पेलोसिडा की लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो जो है वो निकल जाती है और इस समय एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट के लिए तैयार होता है। कई बार क्या होता है बहुत सारे केसेस में जो हैं ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या अपने आप नहीं होता है, तो वहाँ पर असिस्टेड हैचिंग जो है वो यूज़ की जा सकती है, जिसमें क्या होता है कि वो जोना पेलोसिडा में एक होल किया जाता है जस्ट बिफोर द ट्रांसफ़र, ठीक है। और फिर जब एम्ब्रियो जो है वो हैच होता है और वो इम्प्लांट हो जाता है, उस पर्टिकुलर पोर में से बाहर निकलकर इम्प्लांट हो जाता है। इसके अलावा ये हेल्पफुल होती है एग या एम्ब्रियो को अगर फ्रोज़न है ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं तो उन केस के अंदर जो है जो हार्डन जोना पेलोसिडा है उसको भी रिमूव किया जा सकता है बाय असिस्टेड हैचिंग के द्वारा। फिर आता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये बहुत ज़रूरी होती है कि इम्प्लांटेशन से पहले जो है एम्ब्रियो के सेल्स की टेस्टिंग कर ली जाए, जेनेटिक एनालिसिस की जाती है कि किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि एक बार इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बन जाएगा तो उसमें वो जेनेटिक डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक पॉइंट है कि यहाँ पर जेनेटिक डिजीज़ को चेक किया जा सकता है, उसको ट्रांसफ़र होने से रोका भी जा सकता है और कई बार जो है यहाँ पर क्योर भी किया जा सकता है। तो एम्ब्रियो को अलाउड किया जाता है कि उसके कुछ सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है जेनेटिक डिजीज़ के लिए। अगर उसकी क्रोमोसोम नंबर में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो
करेक्शन कर ली जाती है। एम्ब्रियो जो है अगर उसके अंदर अफेक्टेड जीन है, ठीक है, तो उसको जो है वो ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट के लिए जो है प्रेफर नहीं किया जाता। अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है, कोई अफेक्टेड जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उस केस में जो है वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। एम्ब्रियो का कल्चर और ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो का कल्चर तो हम समझ गए कि एग जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर स्पर्म को डाला और फिर वो जो है फर्टिलाइज़ कराया गया। न्यूट्रिटिव मीडियम रहता है जिसके अंदर उसमें क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है डिवीज़न से, और वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। और एम्ब्रियो जैसे ही बनता है उसको जो है 5th डे जो है उसको इम्प्लांट जो है वो करवा लिया जाता है। माइल्ड सेडेटिव यूज़ करते हैं, एनेस्थीसिया का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा पेन जो है वो नहीं होता है, पेनलेस हो, और उसमें किसी तरह की क्रैम्पिंग जो है वो क्रैमिंग जो है वो ना दिखे, एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि जो क्रैम्पिंग है वहाँ पर कई तरह के पेन हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के अंदर, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। एक सिरिंज होती है, ठीक है, उसमें एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं कैथेटर। ये कैथेटर जो है ट्यूब है, फ्लेक्सिबल होती है, पतली होती है और लंबी होती है, उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, सर्विक्स से यूट्रस में ले जाया जाता है। सिरिंज जो है उसमें 1 और मोर एम्ब्रियो जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं फ्लूइड के अंदर, और वो जो सिरिंज होती है उसको इस कैथेटर से ज्वाइन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और एम्ब्रियो को जो है वो धीरे धीरे जो है यूट्रस के अंदर, ये देखिए इस तरह से, ये सिरिंज है, ये कैथेटर है, और ये यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यूट्रस के अंदर ये अगर ट्रांसफ़र बढ़िया हो जाता है, ट्रांसफ़र जो है सक्सेसफुल रहता है, तो एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और इसके इम्प्लांटेशन में 6 to 10 डेज़ का टाइम जो है वो लगता है। रिज़ल्ट 12 दिन के बाद, अबाउट 2 वीक का मान के चले, एग रिट्राइवल के बाद, ओवुलेशन से 12 दिन के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। अगर प्रेग्नेंट होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीनेटल केयर के लिए जो है प्रेगनेंसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑब्स्टेशियन होते हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन का जो मेडिकेशन दी जा रही थी यूट्राइन वॉल की थिकनेस के लिए, तो वो बंद कर दी जाती है। और जब प्रोजेस्टेरोन को बंद कर दिया जाता है तो फिर से जो है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फिर से शुरू हो जाती है विद इन ए वीक। आईवीएफ कितना सक्सेसफुल रहेगा वो मैटर करता है कि डिफरेंट फैक्टर जो है वो, पहला है कि एज कितनी है, मैटरनल एज कितनी है, क्योंकि जो यंग वंस होते हैं उनकी फॉलिकल में नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स जो हैं उनकी जो फिज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, तो उनके अंदर जो सक्सेसफुल रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन से। एम्ब्रियो का स्टेटस भी मैटर करता है कि किस स्टेज में एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया यूट्रस के अंदर, ठीक है। अगर वेल डेवलप एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं तो हायर प्रेगनेंसी चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप एम्ब्रियो को। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, जो वीमेन हैं जिन्होंने पहले बर्थ दे दिया है उनके अंदर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन जिन्होंने अभी तक किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया है। इनफर्टिलिटी का क्या कोज़ है ये भी मैटर करता है। अगर नॉर्मल सप्लाई ऑफ एग है तो उसके अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं थ्रू आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि उसमें हो सकता है कहीं पर ट्यूब में, फलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, कहीं पर हो सकता है यूट्रस जो है प्रॉपर नहीं है, तो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सप्लाई ऑफ एग है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एग को रिट्राइव करना ही
फर्स्ट स्टेप रहता है कि एग जितनी जल्दी रिट्राइव हो उसको बाहर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फर्टिलाइज करा लिया जाता है। वीमेन जिनके अंदर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलती है उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। या वीमेन ऐसी भी होती है जिनके अंदर अनएक्सप्लेन, ये पता ही नहीं है इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रही है, लेकिन इनफर्टिलिटी होती है, तो उनके साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर भी करते हैं, अगर कोई मेल हैं फीमेल हैं, चाहे अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके फर्टिलिटी के 50% चांसेस हैं, ठीक है, कि वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। अल्कोहल का यूज़ है, रिक्रिएशनल का ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, या एक्सेसिव कैफीन का यूज़ करते हैं, या अदर मेडिसिन जो है जो कि कैंसरस की ट्रीटमेंट के लिए ली गई है, ओबेसिटी है, ये सारे फैक्टर भी जो है वो मैटर करते हैं आईवीएफ की सक्सेसफुल को रेट को चेंज करने। साइड इफ़ेक्ट जब आईवीएफ होता है तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ रिस्क साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लोटिंग आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पर हो सकता है गैस ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण वो जो है स्वोलन लगता है, टाइटनेस जो है वो रहती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, कहीं भी दर्द हो सकता है, लेग्स में, पेट में, बैक में, ठीक है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है, मूड में स्विंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जो ब्रूसिंग फ्रॉम शूट्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन में, ब्लीडिंग होनी शुरू हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है अल्ट्रासाउंड है, नीडल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर जो है वो डाली जाती हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, वेट गेन भी हो सकता है कईयों के अंदर, कईयों के हेडेक के साथ डिजीनेस जो है नज़र आती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं आईवीएफ प्रोसीजर के साथ, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कि बहुत सारे एम्ब्रियो जो हैं वो एक ही, देखिए नॉर्मल आईवीएफ में एक ही एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कई बार हार्मोनल जो है वो मेडिकेशन देने के कारण कई बार जो है कई सारे ओव्यूल जो है वो एग जो है वो प्रेगनेंसी की स्टेज तक जो है पहुंच जाते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। मिसकैरेज जो है वो भी देखने को मिलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो यूट्रस होती है उसके अंदर एक एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, वो भी एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर, जो कि नॉर्मल है। लेकिन एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो इनसाइड द एंडोमेट्रियम ना होकर यूट्रस के अंदर कैविटी में ही हो जाता है, कैविटी के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट जो है वो होनी शुरू हो जाती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर की जो है वहाँ पर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि बार बार जो है जब टेक्निक यूज़ की जाती हैं, चाहे वो ओवेरियन डिजिटल अल्ट्रासाउंड है या एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र है, ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के मुकाबले में अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है किसी के अंदर या कंसीव हो जाता है आफ्टर बहुत लॉन्ग ईयर्स का वेटिंग के बाद, तो वो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है बजाय कि कॉम्प्लिकेशन को देखा जाए। तो ये था आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरते हैं और फिर जो है बेबी प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। थैंक यू।